बघेल जी, सवाल ये उठता है कि हाल ही के समय में हमने देखा है कि कृषि कानूनों पर काफ़ी स्टेट्स और सेंटर के बीच में मतभेद रहे। मतभेद ही सिर्फ नहीं, दिल्ली की सड़कों पर हमने जो वाक़ये देखे हैं, शायद इस देश में ये देखने नहीं चाहिए थे। जो 26 जनवरी को हुआ रेड फोर्ट पर, ये शायद नहीं होना चाहिए था। जहाँ तक कृषि कानूनों का सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप एक नई पीढ़ी के नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं। कब तक हम सब्सिडी के मॉडल पर किसानों को एक ही क्रॉप, चाहे वो गेहूं हो या चावल हो, जिस स्टेट में जो उग रहा है, हम उसी पर ध्यान देते रहेंगे? कब तक हम मिडलमैन के चुंगल में रहेंगे, आढ़तियों के चुंगल में रहेंगे? क्या इस पर एक मॉडर्न आउटलुक, एक नई तरह से सोच विचार करने का समय नहीं आ गया है? क्योंकि अगर आप पंजाब की बात लें तो पंजाब में वैज्ञानिकों का कहना है कि वाटर टेबल घटता जा रहा है, लेकिन वहाँ जो क्रॉपिंग पैटर्न का जो एम्फोसिस है, चाहे गेहूं पर या चावल पर, वो और भी इस वाटर टेबल को ख़राब कर रहा है। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक तरीके से नए कानूनों की बात करते हैं तो इस पर पॉलिटिकल ऑपोजिशन बहुत होता है। इकोनॉमिक इश्यूज़ पर राजनीति क्यों होती है? क्या ये सिर्फ इस पर निर्भर है कि एक नेशनल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी नेशनल पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसलिए इनको ऑपोजिट आइडियोलॉजी अपनानी ही है, इसी पर निर्भर करता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। थोड़ा सा हम लोग पीछे चलें। जब देश आज़ाद हुआ था और 70 के दशक तक की स्थिति ये थी कि देश में राशन की, अनाज की भारी किल्लत रही है और हमको अमेरिका के सामने हाथ फैलाना पड़ा था। वो दौर था जब हम अपने लोगों को राशन उपलब्ध नहीं करा पाते थे। आज जब उत्पादन बढ़ गया है तो ये क्या दोष किसानों का है? यदि आप जो सब्सिडी की बात कर रहे हैं, सब्सिडी इसलिए देना पड़ता है कि आपको आम जनता के, आपके जो गृहस्थ की जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, वो ना बिगड़े। यदि आज चावल हम 3 रुपये हम दे रहे हैं, 1 रुपया प्रति किलो के हिसाब से दे रहे हैं, गरीबों तक पहुँचे। स्थिति तो ये आई थी कि लोग आम की गुठली खा के जीवन यापन कर रहे थे, तो सरकार की जिम्मेदारी है उन लोगों तक के राशन पहुँचाए। उनका हक है, भोजन का अधिकार है, तो इस कारण से सब्सिडी देनी पड़ती है। दूसरी बात ये है, क्या सब्सिडी केवल किसानों को दिया जाता है? क्या जितने उद्योग एनपीए हुए हैं पिछले सालों में, हजारों नहीं 1.5-2 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों को का ऋण माफ़ नहीं किया? और किसानों के यदि ऋण माफ़ी की बात आती है, सहयोग की बात आती है, तो सब लोग उठ खड़े होते हैं। दूसरी बात ये, यदि किसान मांग क्या कर रहे हैं, भारत सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया, हमारे अनाज उस सपोर्ट प्राइस में खरीदिए, उसकी व्यवस्था करिए। ये किसान ही एक ऐसा वर्ग है जो अपने उत्पाद का रेट तय नहीं करता। ये जो किसान के जो नए लॉज थे, ये जो नए कृषि के लॉज थे, ये उन्हें एक फ्रीडम देता, वो अपने आप एक्सपेरिमेंट करके सीखते। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसकी गारंटी भी सरकार ने कहा कि वो दे रही है। आप कहते हैं कि लिखित में दीजिए, लॉ में इंक्लूड कीजिए, पहले भी कभी लॉ में इंक्लूड नहीं हुआ। स्टोरेज के मामले में हमारे यहाँ गोडाउन्स की कमी है, और गोडाउन्स में आपने देखा होगा, कम से कम मैंने अपने जर्नलिस्टिक जीवन में पंजाब हरियाणा के गोडाउन्स में धान सड़ता हुआ देखा है, उसको चूहों को खाते हुए देखा है, और वो ह्यूमन कंजम्पशन स्टैंडर्ड पर नहीं आते। ये सब हमने देखा हुआ है, लेकिन हम अपनी गलतियों से सीखते क्यों नहीं? मैं आपसे आज एक पॉलिटिशियन के नाते नहीं, एक भारतीय नागरिक के नाते पूछना चाहती हूँ कि क्या इस पर सभी स्टेट्स, सेंटर, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट होकर सोचने की ज़रूरत नहीं है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करिए अगर सब्सिडी की ज़रूरत है और कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स बचानी है फैमिलीज़ की। हमें मिडलमैन की ज़रूरत क्यों है? किसानों ने तो मांगा नहीं था ये कानून लागू करो। दूसरी बात यह है कि जहाँ मंडी नहीं है
वहाँ कौन सा रेट ज़्यादा हो गया? बिहार ने 2006 में बंद कर दिया था मंडी एक्ट। आप किसानी भी नहीं करने देंगे और उसका रेट भी ना दें तो आखिर किसान करेगा क्या? और आज भी 60% हिंदुस्तानी कृषि पे निर्भर है। यही बात राहुल जी कहते हैं कि जो आम लोग हैं उसके जेब में पैसा डालने का काम करो। जो अर्थशास्त्री दुनिया के वो भी कहते हैं कि आम लोगों की जेब में पैसा डालो, और वो काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। आपने राहुल जी की बात की। राहुल जी के अगर आइडियाज इतने अच्छे हैं और आपको सक्सेस मिला है छत्तीसगढ़ में, तो बाकी देश में राहुल जी के आइडियाज को इतनी जल्दी लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस की जो जमीन पर एक उनका जो अस्तित्व था वो मिटता क्यों चला जा रहा है? देखिए, जब आप यदि चुनाव करें, केवल यदि अर्थव्यवस्था के आधार पर चुनाव करेंगे तो लोग दूसरे तुलना करेंगे। आप एक तरफ अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ भावनात्मक बात कर रहे हैं। आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, तो भावनात्मक देशभक्ति की बात आ गई। उस समय अर्थव्यवस्था की बात नहीं हुई। 2019 के चुनाव में देख लीजिए, किसी ने नोटबंदी के आधार पे एक बार भी वोट मांगा? जीएसटी के आधार पे एक बार भी वोट मांगा? या अभी आसाम में, बंगाल में या 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां लॉकडाउन के आधार पे उन्होंने वोट मांगा? आप उस आधार पे वोट नहीं मांगते, आप वोट मांगते हो किसी और कारण से, भावनात्मक कारणों से। तो आप समझते हैं कि जनता जो वोट देती है वो इसके बीच में डिफरेंस नहीं कर पाती, जनता बेवकूफ बन जाती है हर बार? जनता तो सब कुछ है, उसको बेवकूफ कैसे कर सकते हैं आप? तो फिर अगर जनता वोट देती है, सवाल इस बात का है जो दिखता है वही बिकता है। अगर हम बिहार के चुनाव देख लें जो रिसेंटली हुए हैं, कांग्रेस पार्टी जूनियर पार्टनर थी आरजेडी की। कांग्रेस पार्टी को जितने सीटें मिली उसकी 10% भी नहीं जीत सकी। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, आप टेल एंडर की पार्टी हैं। उस पूरे अलायंस पार्टनरशिप में शिवसेना और एनसीपी के बीच में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। केरला की तरफ आ जाइए, केरला में हमेशा ये हुआ है कि एलडीएफ के बाद यूडीएफ, यूडीएफ के बाद एलडीएफ। इस बार ऐसा लग रहा है, हर ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि पिनरी विजयन की सरकार वापस आएगी। राहुल गांधी अब वहाँ के नेता हैं, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वायनाड के, फिर भी केरला में उनका कोई ऐसा वहाँ पर लोगों के ऊपर असर नहीं पड़ा है। तमिलनाडु में आप 41 सीट के जूनियर पार्टनर थे 2016 में, अब आप 25 सीट के जूनियर मोस्ट पार्टनर हो गए। ये फैक्ट्स हैं बघेल जी, इसको कोई जुटला नहीं सकता। नहीं, एक चीज बताइए, वहाँ तमिलनाडु में जूनियर मोस्ट है तो और किस किस का गठबंधन हुआ है? 3-4 लोगों के बीच में गठबंधन कि 2 पार्टी के बीच में गठबंधन है? नहीं, तो जूनियर मोस्ट कैसे हो गया? 3-4 पार्टियां भी हों पर अस्तित्व मतलब कांग्रेस जो एक नेशनल पार्टी थी। ठीक है, तमिलनाडु में शुरू से वही रहा है, डीएमके या एआईडीएमके, इनके बीच रहा है। तो वहां कौन सा दूसरी पार्टी बड़ी पार्टी हो गई? केरला में तो शुरू से चला आ रहा है। पर इस बार तो यूडीएफ, आपको रिजल्ट पहले से मालूम हो गया। ओपिनियन पोल मैंने पहले ही कहा कि ओपिनियन पोल में आप लैग बिहाइंड कर रहे हैं। तो ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं जीत रही 5 राज्यों में, ना आसाम में जीत रही है, ना बंगाल में जीत रही है, ना साउथ में करे 2-2 बार। बंगाल में भी आप कांग्रेस का हाल देख लीजिए, आपको आईएसएफ का सपोर्ट लेना पड़ता है। केरला में आप लेफ्ट के खिलाफ लड़ते हैं, बंगाल में लेफ्ट की लाठी लेकर चलते हैं। आइडियोलॉजी कहाँ गई कांग्रेस पार्टी की? कांग्रेस की आइडियोलॉजी कहीं नहीं गई है। उतार चढ़ाव आते रहते हैं और उतार चढ़ाव आएंगे। आज यदि भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी आप मानते हैं तो पर भी आप पंजाब में किसका सपोर्ट लेते हैं, हरियाणा में किसका सपोर्ट लिए, दिल्ली में आपकी क्या स्थिति है, आप बिहार जैसे बड़े राज्य में भी आप नीतीश कुमार के सहारे आप चल रहे हैं। तो आज ये कहना कि केवल एक पार्टी सभी राज्यों में है, ये कहना गलत बात है। क्षेत्रीय दल का भी अस्तित्व है और क्षेत्रीय दलों के साथ जो बदली हुई जो राजनीति देवेगौड़ा जी वगैरह के समय जो चला, गठबंधन के बीपी सिंह और के समय जो गठबंधन को जो दौर चला है वो अभी भी चल रहा है। और
कौन सा ऐसी पार्टी है जो किसी समझौता नहीं करते और लड़ती है? कांग्रेस की आप क्षेत्रीय पार्टी है? कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, ये राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों का भी वजूद अब बहुत सारे राज्यों में हो गया है। कमिटी है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की, उन्होंने एक पास किया है रेजोल्यूशन के राहुल गांधी को वापस अध्यक्ष बनना चाहिए कांग्रेस का। मैं आपसे पूछ रही हूं कि अगर राहुल गांधी जी को इतने अवसर दिए गए हैं और पार्टी में या उनकी इच्छा में कोई फर्क नहीं हुआ, वो हमेशा ऐसा लगता है कि भागना चाहते हैं अध्यक्षता की पोजीशन से, तो क्या किसी और को ये कार्यभार संभालने की अनुमति नहीं है? G23 भी कह रही है आपकी अपनी पार्टी में ही कि भाई आप लाइए एक ऐसा परफॉर्मर जो पार्टी का अस्तित्व वापस खड़ा कर सके। क्या उनकी ये मांग जो है नाजायज है? क्यों घूम फिर कर पूरे कांग्रेस पार्टी के इतने टैलेंट पूल में आप जैसे नेता हैं जहां पर, वहां घूम फिर कर एक ही नाम बार बार आता है, वो है राहुल गांधी। डेमोक्रेसी में और कोई किसी को चांस देने का आपके पास इजाजत ही नहीं है? पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी जी के अध्यक्षता में एक बार चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद हम बुरी तरह से पराजित हुए। पराजित होने की सारी जिम्मेदारी लोग दूसरों पे थोपते हैं। राहुल गांधी जी ने इसे स्वीकार किया और इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा आप जिसको चाहें आप चुन लें। ये तो कांग्रेस पार्टी पर आए, राहुल गांधी पे तो नहीं। राहुल गांधी ने कहा आप तो अध्यक्ष जिसको बनाना बना लीजिए, गांधी परिवार से बाहर बना लीजिए। लेकिन हुआ क्या, CWC ने और सारे राज्यों ने कहा नहीं आप बने। और दूसरी बात यह है, यदि राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाने का हम मांग करते हैं, उसके पीछे ठोस कारण है। आज पूरे देश में सत्ता के खिलाफ कौन बुलंद आवाज में अपनी बात करता है? भूपेश बघेल, अमरिंदर सिंह, अशोक गहलोत, कई नेता हैं जो आवाज उठा सकते हैं। क्या उनमें काबिलियत नहीं है? मैं अपने प्रदेश की बात करता हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर बात नहीं करता। क्यों नहीं करते? मतलब कर सकते हैं। अगर सुनिए भाई, कैनवस जितना बड़ा करना चाहे आप कर सकते हैं। मैडम एक चीज सुन लीजिए, हर व्यक्ति की अपनी स्वीकारता है और स्वीकारता कांग्रेस में केवल राहुल गांधी की है, चाहे नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक। मेरी स्वीकारता छत्तीसगढ़ के बाहर नहीं है। दूसरे नेता सीनियर लीडर हैं, उसकी स्वीकारता हो सकता है कुछ ज्यादा हो, लेकिन राहुल गांधी की जो स्वीकारता है पूरे कांग्रेस में, पूरे देश भर में है। और इसलिए ये बात हो रही है। और फाइटर है, ठीक है, हारना जीतना अपने फाइटर है। तो बंगाल में कल से चुनाव शुरू हो रहा है, राहुल गांधी जी का प्लेन अभी वहां लैंड ही नहीं किया एक बार भी कैंपेन करने के लिए। कहने से लैंड नहीं करेंगे ना, अपने रणनीति के हिसाब से करेंगे। नहीं तो उनकी रणनीति बंगाल के लिए कुछ है भी या नहीं? होगी, वो उनसे पूछा जाए। आपकी पार्टी सीरियस चुनाव लड़ने में, जीते या हारी ये तो मई 2 तारीख को पता चलेगा, लेकिन लोगों की अपेक्षा ये रहती है कि कम से कम लड़े, जी भर कर लड़े, कम से कम एक ऑपोजिशन दें, क्योंकि ऑपोजिशन का एक बहुत दुरुस्त रोल रहा है इस देश में और आगे भी रहना चाहिए। टू गिव अप विदाउट अ फाइट इज समथिंग पीपल आर आस्किंग। हम पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। जो लोग कहते थे असम में तो कुछ भी नहीं है, आज स्थिति है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से छीनेंगे उस स्टेट को। तो आप कहते हैं सीरियसनेस कैसे नहीं है? दूसरी बात यह है कि सत्ताधारी पार्टी है, 5 साल से पूरे बंगाल में मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी बंगाल आप जीतने नहीं जा रहे हो। पूरा मंत्रिमंडल वहाँ लगा हुआ है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, लेकिन आप जीतने नहीं जा रहे हो। केरल में आपकी वजूद नहीं है, आप तमिलनाडु हारने वाले हैं। अब हो सकता है थोड़ा बहुत सीट जो केंद्र शासित राज्य है वहाँ थोड़ा पुडुचेरी, जहाँ से कांग्रेस की सरकार पुडुचेरी में कुछ मिल जाए तो बात अलग है। बचत तो मुझे 4 राज्यों में कहीं दिखाई नहीं देता। इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी लेकिन लड़ तो रही है बीजेपी जी, लड़ तो रही है, आत्मविश्वास से लड़ रही। अच्छा, कौन लोग नहीं लड़ रहे हैं भाई? सवाल इस बात का है कि जनता किसको स्वीकार करती, किसे नहीं स्वीकार करती। प्रजातंत्र है। महाराष्ट्र में जो चल रहा है,
100 करोड़ की एक डिपार्टमेंट पर एक्सटॉर्शन चार्ज, और ये वहाँ के पुलिस कमिश्नर ने एक चिट्ठी में कहा है। और वो पुलिस कमिश्नर चुना भी इसी सरकार द्वारा गया था जो महाविकास अघाड़ी है। लोग अब कह रहे हैं कि ये महाविकास अघाड़ी नहीं है, ये महावसूली अघाड़ी है। आपने कहा राहुल जी हमेशा चिंता करते हैं कि आम आदमी के जेब में पैसा हो, आम आदमी की तरक्की हो। इस तरह के एक्सटॉर्शन और 100 करोड़ से मेरे ख्याल से आम आदमी का तो कोई भला नहीं हो रहा, सिर्फ सरकार में कुछ राजनेताओं का भला हो रहा है। इस पर कांग्रेस की अपने क्या विचार हैं? क्या कांग्रेस इस अनहोली अलायंस को कंटिन्यू करेगी और बाकी देश भर में उपदेश देगी कि जो बीजेपी कर रही है वो गलत है, हम वैसा नहीं करते, लेकिन जब समय आएगा तो आप भी वही करेंगे जो आप दूसरों को अक्यूज करते हैं? पहली बात तो है कि जब भारतीय जनता पार्टी को नेता इस सीट पे बैठे ना, तो जरूर इस बात को पूछ लीजिएगा कि केवल विपक्षी राज्यों में ही आईटी, ईडी, सीबीआई की छापे क्यों पड़ते हैं? उन राज्यों में क्यों नहीं पड़ते जहां भारतीय जनता पार्टी या उसके अलायंस के लोग शासन कर रहे हैं? नंबर एक। नंबर दो, जिस घटना के बारे में आप कह रहे हैं, तो ये बंदा बहुत ईमानदार लगता है, लेकिन ईमानदारी तब आई जब उसके गले तक के कानून के हाथ पहुंच रहे थे, तब उसको ईमानदारी की बात याद आई। ये घटना होगी भी, मैं नहीं कहता, मैं कोई जांच नहीं कर रहा हूँ ना मेरे पास कोई रिपोर्ट आता है, जो मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिलती है उसी आधार पे कह रहा हूँ मैं। तो क्या इतने दिन तक के ये घटना हो रही थी? यदि हो भी रही थी तो चुप क्यों था? इसका मतलब उसकी मिली भगत थी, और जब आपका गला फंसने लगा था आप कहें कि गृह मंत्री का आपने चिट्ठी लिख दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हाई कोर्ट जाइए। जब तक के ये मामले के तह तक के सब बातें नहीं आएगी तब तक के किसी मामले में कहना उचित नहीं होगा। जांच रिपोर्ट एनआईए जांच कर रही है, जांच रिपोर्ट आने दीजिए। अब इस मामले में जो 100 करोड़ वाले मामला है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, हाई कोर्ट गए नहीं है, वो न्यायालय क्या आदेश देते हैं नहीं देते उसके बारे में मैं, लेकिन कार्यवाही उन अफसरों पर जरूर शुरू हो गई है जिन्होंने तथ्य सामने रखे। भूपेश बघेल जी, आप एक ग्रासरूट के नेता हैं, और ग्रासरूट में आप जानते हैं कि पब्लिक परसेप्शन जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपको दिल जीतना होता है पब्लिक का। और पब्लिक इस वक्त ये कह रही है कि आज आपने कह दिया कि परमवीर सिंह जी तो इतने कहाँ से सच्चे हो गए। चुना मैंने कहा वो तो बहुत ईमानदार हैं। नहीं, तो चुना तो आप ही की सरकार ने था, तब वो सही थे, लेकिन अब लांछन लगाएंगे तो वो सही नहीं है। किसी को नहीं है अधिकारी चुनने का अधिकार नहीं। हम तो 5 साल वाले हैं, वो 35 साल वाले हैं। एक बार उनकी नियुक्ति, एक बार आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, तो जिंदगी में 60 साल की उम्र होते तक, रिटायरमेंट तक वो रहेंगे। हम लोग आते जाते रहते हैं, तो अधिकारी चुनने का अधिकार हमको नहीं है। जो है उसी में से काम लेना पड़ता है, चाहे सरकार चाहे कोई भी हो। लेकिन ये 100 करोड़ का जो एक्सटॉर्शन है, इस पर मुख्यमंत्री कोई एक्शन ले नहीं रहे। होम मिनिस्टर अपने स्थान पर अटल हैं। होम मिनिस्टर के रहते हुए क्या इसकी कोई भी तहकीकात हो सकती है? भाई जांच ही संस्थित नहीं हुई है, कोर्ट में गए हैं, कोर्ट को जो डायरेक्शन देंगे उसको तो मानना ही पड़ेगा। तो तब तक एविडेंस होम मिनिस्टर अपनी जगह रहकर डिस्ट्रॉय करना चाहे तो कर सकते हैं, समय है उनके पास। एनआईए है, सारे फोर्सेस आपके पास हैं, आप कर लीजिए, कहाँ रोक रहे हैं? लेकिन मेरा सवाल ये है कि उन्हीं राज्यों में क्यों होता है सब चीजें जहां विपक्ष की सरकारें हैं। स्टेट्स ने भी कई ने पास कर दिया है रूल के सीबीआई हमारे लैंड पर आ नहीं सकती। ये कॉन्फ्रंटेशन की राजनीति क्या हैज इट बिकम समथिंग दैट वील हैव टू एक्सेप्ट इन द फ्यूचर? देखिए, जब दुरुपयोग होना शुरू हो तो ये करना ही पड़ेगा। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है, ये हमारी सरकार ने, पिछली सरकार ने किया था रोकने का काम। मेरी सरकार आने के बाद तो मैं केवल ये है कि भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, राज्य में 2012 हो गया था, तो वो नोटिफाइड कर दीजिए, बस इतना मैंने किया था। नंबर 2, आखिर एनआईए का उपयोग, हालांकि ये बात सही है कि यूपीए सरकार में ही वो एक्ट बना, लेकिन किस प्रकार से उपयोग हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है।